आयुर्वेद एक सिद्धांत और एक फ़लसफ़ा, एक शास्त्र बेस्ड मेडिकल साइंस है। रात में दही नहीं खाना चाहिए बिकॉज वो हमारे चैनल्स को, हमारे स्रोतों को अवरोध करता है, ब्लॉक करता है। बिना लिखे हुए किसी भी पुड़िया को ना लें, ये मेरा टेक होम मैसेज होगा। देखिए, खाना खाने की इमीडिएटली बाद पानी नहीं पीना चाहिए। थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हो तो इमीडिएटली डॉक्टर के पास इंडियंस नहीं जाते। ऑन एन एवरेज हमें 8 आवर्स स्लीप इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अंग्रेजी में कहते हैं यू बिकम व्हाट यू ईट, और हिंदी में इसे कहा जाता है जैसा अन्न वैसा मन। इस बात का मतलब क्या है और आप क्या खाएंगे तो क्या बन जाएंगे? ये बात सुनने में बड़ी आसान सी लगती है कि गॉसिप हो रही है, लेकिन हम इसी बात को आयुर्वेद के सिद्धांतों के ज़रिए आज आपको समझाएंगे और ये बताने की कोशिश करेंगे कि असल में आहार का और आपके स्वास्थ्य का कितना गहरा संबंध है और कैसे आप उस संबंध के ज़रिए अच्छी सेहत पा सकते हैं। हमारे साथ आज डॉक्टर प्रीति छाबड़ा हैं, जो कि आयुर्वेदा कंसल्टेंट हैं, सर गंगाराम हॉस्पिटल से जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर छाबड़ा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। मैम, जैसे आपसे ही मैंने सुना जैसा अन्न वैसा मन, ये जो बात है इसको अगर हम थोड़ा डाइसेक्ट करने की कोशिश करें तो इस बात का आयुर्वेद के हिसाब से क्या मतलब है? देखिए, आयुर्वेद एक सिद्धांत और एक फ़लसफ़ा, एक शास्त्र बेस्ड मेडिकल साइंस है। इट इज़ मोर ऑफ अ वेलनेस साइंस। हम इलनेस की बात करते हैं और डॉक्टर्स के पास अमूमन लोग जाया करते हैं अपनी बीमारी के लिए। बट आयुर्वेद के दो सिद्धांत हैं। एक है स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रक्षणम, यानी स्वस्थ व्यक्ति के जो हेल्दी व्यक्ति है उसके स्वास्थ्य की रक्षा करना, और आतुरस्य विकार प्रशमनम, यानी जो रोगी है, जो डिजीज़ है, उसके विकार या उसकी डिजीज़ को हमें टैकल करना है। जब हम वेलनेस साइंस की बात करते हैं, जब स्वास्थ्य रक्षणम की बात करते हैं, तो आती हैं 3 बातें जो एक सिद्धांत है आयुर्वेद में: आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। तो आहार एक ऐसा कंपोनेंट है, ये 3 उपस्तंभ हैं। उपस्तंभ यानी 3 पिलर्स ऑफ लाइफ, जिस पे हमारा पूरी लाइफ साइंस सस्टेन करती है। आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य, यस, ब्रह्मचर्य इज़ नॉट ओनली सेलिबेसी, इट इज़ राइटियस वे ऑफ लिविंग। हम कितना अपने आप को सिद्धांतों, अपने जीवन के सिद्धांतों को पालन करते हैं, दैट इज़ एक्चुअली द सेलिबेसी। निद्रा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन वी टॉक अबाउट स्लीप, एंड उससे पहले हम बात करते हैं, सबसे पहले जो कंपोनेंट है दैट इज़ आहार। आहार, जैसे आपने अभी इंट्रोड्यूस किया, जैसा अन्न और वैसा मन और वैसा ही तन। बिकॉज हमारा जो नरिशमेंट है दैट इज़ बेस्ड ऑन द फूड वी ईट। तो हमारा जो जैसा उसमें जो भाव होंगे, जो उसके कंपोनेंट्स होंगे, जो फिज़िकल इंग्रेडिएंट्स की नहीं, हम मेटाफिज़िकल इंग्रेडिएंट्स की भी अगर बात करें, तो जिस तरह का हम आहार लेते हैं उसी तरह की हमारी धातुएं बनती हैं, हमारे बॉडी की कंपोनेंट्स बनते हैं, और उसी तरह से हमारी फिजियोलॉजी भी वर्क करती है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक द राइट फूड इन द राइटियस मैनर। दैट इज़ द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ आयुर्वेदा व्हेन वी टॉक अबाउट वेलनेस। तो मैं लोगों के समझाने के लिए बड़ा ही रॉ क्वेश्चन आपसे पूछती हूँ कि अगर मैंने आज के डिनर में दाल रोटी खाई, या फिर मैंने टिक्की चाट को आज अपना डिनर बना लिया, हाउ विल इट अफेक्ट मी? It will definitely affect your body system because dinner should always be light. Dal roti is a good option. Khichdi is a good option. Dal chawal is a good option. But when we talk about chaat, तो उसमें फ्राइड कंपोनेंट आ गया, उसमें थोड़ा सा खट्टापन आ गया, उसमें थोड़ी सी ऐसी चीज़ें आ गई। जैसे हम अगर दही की बात करें तो दही इज़ नॉट टू बी टेकन एट नाइट अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ आयुर्वेदा। रात में दही नहीं खाना चाहिए बिकॉज वो हमारे चैनल्स को, हमारे स्रोतों को अवरोध करता है, ब्लॉक करता है। तो दैट इज़ नॉट अ गुड ऑप्शन इफ़ वी ऑप्ट फॉर अ टिक्की चाट और अ प्रॉपर चाट एज अ डिनर। दैट कैन बी टेकन ड्यूरिंग द डे। दिन के समय हम ले सकते हैं, वो भी मॉडरेशन में, रूटीन में नहीं, मॉडरेशन में लिया जा सकता है। सो यू शुड चूज़ द राइट आहार फॉर द राइट टाइम। वो एक मील सिलेक्शन एंड मील प्लानिंग इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन आयुर्वेदा। ओके, खाना खाने के भी कुछ मोटे तौर पे कुछ नियम हैं, कब खाना चाहिए? खाना खाने के बहुत सारे नियम हैं आयुर्वेद में, एंड 2 मेन रूल्स, वेरी सिंपल रूल्स, इफ़ वी फॉलो वी कैन स्टे हेल्दी। ईट ओनली व्हेन यू आर हंग्री। और एक बहुत अच्छा सिद्धांत आयुर्वेद बताता है कि 1 याम यानी 3 घंटे से पहले प्रिंसिपल मील नहीं लेना चाहिए, और 6 घंटे से ज़्यादा भूखे नहीं रहना चाहिए। और एक और इम्पॉर्टेंट नियम है कि अगर आपको 4 चपाती की भूख है तो आप 2 चपाती खाइए।
एक चपाती का जो कंपोनेंट है वो अपने लिक्विड से फिल कीजिए, और एक जो 1/4 ऑफ द कंपोनेंट शुड बी लेफ्ट एम्प्टी, उतना स्पेस हमें खाली छोड़ना है। और इसको बहुत अच्छे तरीके से समझाया जा सकता है, जैसे हम प्रेशर कुकर में कुकिंग करते हैं, तो क्या हम अपना जो जिसको हमने कुक करना है वो पूरा भर देते हैं? हम आधा ही भरते हैं, और उसके ऊपर एक सतह रहती है पानी की और एक कंपोनेंट रहता है खाली, जिससे कि वो पाचन क्रिया, उसकी पाक क्रिया, नॉट पाचन क्रिया, पाक क्रिया या उसका जो कुकिंग है वो अप्रोप्रिएट हो सके। उसी तरह से जैसे हम अपने पेट की बात करें तो उसके 4 कंपोनेंट्स करें, 2 पार्ट सॉलिड कंपोनेंट, 1 पार्ट लिक्विड कंपोनेंट, एंड द अदर कंपोनेंट शुड बी लेफ्ट एम्प्टी, सो दैट द डाइजेशन इज़ प्रॉपर। जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं, एंजाइम्स हैं, उसका जो प्रक्रिया है वो हमारे आहार पर, जो हमने खाना खाया है उस पर प्रॉपरली हो सके और डाइजेशन परफेक्टली हो सके। ऑन अ लाइटर नोट, पंजाबीज ऐसा सोचते हैं कि 2 के बाद चल एक फुल्का और खा ले, वो इंडाइजेशन करेगा एंड वो दोष ही करेगा, और उसके बाद आइसक्रीम और जलेबी का नंबर नहीं, आता दैट है। इज तो रॉन्ग, कैसे उसे डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए? दैट इज रॉन्ग एक्चुअली। एंड अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा हमें जो मीठा कंपोनेंट है, जो मधुर रस है, उसको सबसे पहले लेना चाहिए। नॉर्थ इंडिया में प्रचलन है खाने के बाद लेते हैं, बट दैट इज़ रॉन्ग। वी शुड ऑलवेज हैव द स्वीट कंपोनेंट अहेड ऑफ योर फूड। तो ये 6 रसों का हमारा जो पूरा आहार है, डाइट है, वो बनती है। मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त और कषाय। मधुर मीन्स मीठा, अम्ल मीन्स खट्टा, लवण इज सॉल्टी, देन बिटर, पंजेंट एंड एस्ट्रिंजेंट। ये 6 टेस्ट्स होते हैं। तो इसी सीक्वेंस में हमें 1 बाय 1 जो है वो खाना खाना चाहिए। अगर आप इसे थोड़ा मील में डाइसेक्ट करें, बड़ा मील में डाइसेक्ट करें, यस। जैसे मीठा कंपोनेंट है, कुछ रसगुल्ला है, गुलाब जामुन है, कुछ भी है, वो आपको सबसे पहले खाना है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मैं मीठा पहले खाती हूँ। हाँ, दैट इज गुड एंड दैट्स वाइज। आई डिडंट नो आयुर्वेदा रिलेटेड। जब हम लास्ट की बात करें, कटु, तिक्त, कषाय। कषाय जैसे हम लास्ट में पान खाने का एक प्रचलन है बहुत सारे स्टेट्स में। आप गुजरात की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, डाउन साउथ ऑल्सो मैनी ऑफ यस यस, वो जो पान खाना है ना, वो तिक्त रस, कषाय रस होता है, और दैट एड्स इन द डाइजेशन, और वो मुख शुद्धिकर भी होता है, एक जो आफ्टर टेस्ट होता है, माउथ फ्रेशनिंग भी होता है, एंड मोरोवर जो आपके जो बैक्टीरियल ग्रोथ है माउथ में, उसको भी रिस्ट्रिक्ट करता है। तो तांबूल, या जिसको हम पान बोलते हैं, दैट उसका लास्ट में लेना बहुत साइंटिफिक है, एंड इट प्रिवेंट्स अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स एंड डाइजेस्टिव इश्यूज ऑल्सो। तो उसको हमें लास्ट में ही लेना चाहिए। किस चीज़ को किस चीज़ के साथ नहीं खाना चाहिए, ऐसा भी कुछ आयुर्वेद बताता है? बिल्कुल है। जैसे हम बहुत सारे कॉम्बिनेशंस होते हैं जिसको हमें नहीं लेना चाहिए। जैसे फ्रूट एंड मिल्क शुड नेवर बी टेकन टुगेदर। हालांकि शेक्स का बहुत प्रचलन है और एक उसको होलसम मील मानते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत सारे विरुद्ध आहार, मतलब जो इनकम्पैटिबल डाइटरी कॉम्बिनेशंस हैं वो हुआ करते हैं, जैसे मांस के साथ मछली के साथ दूध नहीं लेना, दही के साथ दूध नहीं लेना, तो जो नमक वाली चीज़ें हैं उनके साथ दूध नहीं लेना। तो रस इनकम्पैटिबिलिटी, रस मीन टेस्ट इनकम्पैटिबिलिटी होती है। देन जो गर्म चीज़ें और ठंडी चीज़ें हैं, उष्ण और शीत चीज़ें बोलते हैं उनको हम टेक्निकली आयुर्वेद में, वो कॉम्बिनेशंस नहीं अच्छे होते। ऐसे देयर आर इन्यूमरेबल कॉम्बिनेशंस विच आर फॉरबिडन टू बी टेकन। आप जब बता रही हैं तो मैं सोच रही हूँ लोग अपनी डाइट में कितनी गलतियाँ करते हैं। अगर आयुर्वेद के सिद्धांतों से चलें, दूध के साथ नमकीन लेना या बहुत सारी पास्ता खा लेना उसके साथ, दैट इज रॉन्ग। वी डोंट रिकमेंड दैट। आप नोट करते जाइए अपनी गलतियाँ, मैं भी मेंटल नोट बना रही हूँ कितनी गलतियाँ हम करते हैं। राइट। पानी पीने को लेकर भी कोई नियम है? आयुर्वेद क्या कहता है? एक बड़ी कंट्रोवर्सी है, खाना खाने के बाद पानी पिए नहीं पिए, कितना पिए, ज़्यादा क्या होता है, कम क्या होता है? देखिए, खाना खाने के इमीडिएटली बाद पानी नहीं पीना चाहिए। आइडियली खाना खाने से आधा घंटा पहले और खाने के करीब 1.5 घंटे के बाद ही पानी लेना चाहिए। अगर आपको बहुत इच्छा होती है या तलब होती है तो ल्यूक वार्म वाटर लेना है, और वो भी बिल्कुल फ्यू सिप्स इन बिटवीन मील्स, वो आप ले सकते हैं। बट खाने के इमीडिएटली बाद 2 ग्लास पानी पी के उठना, दैट इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग, क्योंकि वो डाइजेशन में हैम्पर करता है। जो एंजाइम्स और डाइजेस्टिव जूसेस हमारे खाने को डाइजेस्ट करने के लिए होते हैं, वो डाइल्यूशन में चले जाते हैं और खाने का डाइजेशन प्रॉपर नहीं होता। दैट इज़ वाई इट इज़ नॉट रिकमेंडेड कि आप खाने के बाद पानी लें। इट शुड बी टेकन आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम रुक के ही लें। पहले ले सकते हैं पर बाद में नहीं, पहले भी करीब आधा घंटा पहले। ओके,
कुछ ये भी जैसे लोग कहते हैं रोज़ाना 6 से 8 लीटर पानी पीना चाहिए। 6 से 8 लीटर थोड़ा ज़्यादा है। ज़्यादा है ना? हाँ, इट डिपेंड्स आप किस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, आपका नेचर ऑफ जॉब क्या है, आपकी बॉडी की डिमांड क्या है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। एंड जब प्यास लगे तभी पानी पीजिए। इट इज़ नॉट दैट कि इतने लीटर, इतने पर्टिकुलर। अब जो लोग एसी में बैठते हैं या जो लोग लेबरर्स हैं या जो लोग बाहर खड़े होकर समर सीज़न में काम करें, हर बॉडी की रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंग टू मैनी एक्सटर्नल एंड इंटरनल फैक्टर्स वेरीज। सो बॉडी की डिमांड के अकॉर्डिंग सप्लाई कीजिए। घर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिन्हें आयुर्वेद के हिसाब से औषधि भी माना जाता है। आंवला है या कच्ची हल्दी है, साबुत हल्दी है। आप कुछ ऐसी 2-3 चीज़ें बता सकते हैं जो हर किसी की किचन में होती हैं और दवा का काम कर सकती हैं? मैं हमेशा अपने सभी मतलब जहाँ भी एड्रेस करती हूँ, हमेशा मैं कहती हूँ कि इंडियन किचन इज़ अ मिनी फार्मेसी। वो मिनी फार्मेसी है। एंड कुछ भी प्रॉब्लम हो, देखिए आज भी ये ट्रेंड है कि थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हो तो इमीडिएटली डॉक्टर के पास इंडियंस नहीं जाते। दे ऑलवेज ट्राइड फॉर सम होम रेमेडीज़। एंड जो आयुर्वेद है ये हमारे इंडियन सिस्टम में, इंडियन हाउस होल्ड में इनबिल्ट है, ऑलरेडी इम्बाइब्ड है। मसलन आपको अगर पेट में दर्द होता है तो सबसे पहले आपको एक चुटकी या आधा चम्मच अजवाइन दे दिया जाता है। आपको चोट लगती है तो सबसे पहले ये होता है कि आप कुछ भी दवा लें पर हल्दी वाला दूध ज़रूर पी लें। आपको अगर नज़ला रेशा ज़ुकाम होता है तो आपको तुलसी अदरक वाली चाय या काली मिर्च शहद ऐसी बहुत सारी चीज़ें दे दी जाती हैं। तो हमारी किचन में मौजूद जितने भी मसाले हैं उनमें वॉलेटाइल ऑयल्स होते हैं और उनमें ऐसी शक्ति है कि वो इनिशियल स्टेजेस में बहुत अच्छी तरह से हमारे सिस्टम्स को मॉडिफाई करके और डिज़ीज़ रेक्टिफिकेशन का और उसके एक्यूट फेज़ में वहीं उसको अरेस्ट करके ठीक करने का की कैपेसिटी रखते हैं। किचन की अगर बात करें तो जैसे अजवाइन है, हींग है, ये चीज़ें वॉर्म्स को भी, जो पेट में कीड़े होते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छी होती है। और छोटे बच्चों को अगर हमें डाउट रहता है तो हम रिकमेंड करते हैं कि ठीक है, मेडिसिन के साथ साथ आप अजवाइन वाली पराठी या बच्चे को अजवाइन बॉईल करके उसके फ्यू सिप्स आप दे सकते हैं। लाइकवाइज विद हींग ऑल्सो, जो पेट में कॉलिक पेन्स होती हैं उसके लिए। इसके साथ साथ जो पुदीना है, धनिया है, बहुत सारी चीज़ों के बहुत सारे एप्लीकेशंस हम कर सकते हैं एंड डिफरेंट परम्यूटेशंस और कॉम्बिनेशंस। ये हम सिंगल हर्ब्स या स्पाइसेस या सिंगल ड्रग्स की तरह भी यूज़ कर सकते हैं और कॉम्बिनेशन के फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं। और ये नो हाउ आई थिंक सभी ओल्डीज़ को, जितने भी होते हैं घर में, उन सभी को होती है, विच हैज़ बिन पास्ड ऑन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। एंड हम दादी नानी के नुस्खे कह देते हैं बट वो असल में आयुर्वेदिक सिद्धांत, दैट इज़ आयुर्वेद। देखिए ऐसा है, आयुर्वेद इज़ अ कल्चर, इट इज़ अ साइंस ऑफ लाइफ एंड आर्ट ऑफ लिविंग। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ दैट। एंड बहुत सारी चीज़ें धर्म के साथ जोड़ के आयुर्वेद को आगे बढ़ाया गया एंड बहुत सारी चीज़ें घर में इम्बाइब करके आयुर्वेद को आगे बढ़ाया गया। Recently, just 2 days back, I returned from Kerala. This is just a passing reference. So I've been there many times, but this time we were eating out and I got to know and learn. You go to any restaurant, they give you water which is a little between warm and hot, और वो वाटर होता है पिंक कलर का। तो मैंने जस्ट ऐसे ही पूछा, जो हमें सर्व कर रहा था बॉय, मैंने उससे पूछा ये क्या है, तो उसको लगा कि मुझे कुछ पता नहीं है। ही सेड दिस इज़ आयुर्वेदिक वाटर, हम यहाँ पे यही पीते हैं। इट इज़ सो वेरी इंपॉर्टेंट टू रियलाइज़। और मैंने वहाँ पे असेस किया, जैसे आयुर्वेद कहता है कि आपको ल्यूक वार्म वाटर लेना है खाने के साथ, वो भी फ्यू सिप्स, तो वो बहुत छोटे ग्लास में आपको पानी देते हैं, विच इज़ ल्यूक वार्म, विच इज़ मेडिकेटेड। और वो मेडिसिन ऐसी होती है जो इन्फ्यूज़ की जाती है पानी में, विच हेल्प्स इन डाइजेशन। तो दैट इज़ द कल्चर एंड आई वॉज सो हैप्पी एंड एक्सटैसिक टू सी कि हाउ आवर कल्चर इज़ बीइंग फॉलोड इन डिफरेंट स्टेट्स। और इसी तरह से आप गुजरात में जाएं तो वहाँ पे छाछ पीने का बहुत हुआ है। तो वो छाछ जब आप पानी के साथ, बटर मिल्क आप पानी के साथ लेते हो, बटर मिल्क आप खाने के साथ लेते हो, विच इज़ अगेन इन्फ्यूज्ड विद कड़ी पत्ता और अदरक और
राई, तो वो भी एक डाइजेस्टिव एड के रूप में काम करती हैं। तो आयुर्वेद इज़ बेसिकली अ कल्चरल साइंस जो मेडिसिन बेस्ड साइंस है, वेलनेस को ध्यान में रखते हुए उसको हम यूज़ करें तो वी कैन गो अ लॉन्ग वे इन डिजीज़ प्रिवेंशन। घर के मसालों का पिटारा आपने जो खोला है ना, मुझे बहुत सारी चीज़ें याद आ रही। आंवले का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल बताया जाता है, आंवला किस तरह का माना जाता है आयुर्वेद में? आंवला एक बहुत अच्छा रसायन या रिजुविनेटिव टॉनिक के रूप में हम यूज़ करते हैं। इसकी बहुत सारी प्रिपरेशंस हैं, बहुत कॉमन प्रिपरेशन है। राशन में सभी लोग विंटर्स आते ही शुरू हो जाते हैं कि राशन के साथ च्यवनप्राश आना चाहिए, एंड इट इज़ अ वेरी गुड रिजुविनेटर, इम्यूनिटी बूस्टर। मैं पेशेंट्स को भी ये कहा करती हूँ कि आपके सिर के बाल से लेके पैर के नाखून तक आंवला हर चीज़ में हेल्प करता है। तो इट्स अ वेरी गुड हेयर टॉनिक, इट्स वेरी गुड फॉर आईज, इट्स वेरी गुड फॉर कोल्ड एंड कफ, साइनोसाइटिस, एंड इट्स वेरी good for your stomach, and and it's a very good nervine tonic also. So it's a pothole of pot full of medicinal values. तो वो ज़रूर लेना चाहिए। वेरी गुड सोर्स ऑफ विटामिन सी ऑल्सो, अगर हम उसको केमिकली एनालाइज करें। और आयुर्वेद तो इसको बहुत अच्छा टॉनिक मानता है, वन ऑफ द बेस्ट टॉनिक्स आयुर्वेद आंवला को। सर्दियों में अब हम पहुंच चुके हैं, उत्तर भारत में हैं, बहुत लोगों को ठंड लगती है और ज़ुकाम, रनिंग नोज़ बहुत फ्रीक्वेंटली होती है। उससे बचने के लिए लोग डे टू डे अपनी डाइट में ऐसा क्या रख सकते हैं ड्यूरिंग विंटर्स जो उन्हें हेल्प करेगा? उसके लिए ऐसा होता है कि जिससे इम्यूनिटी अच्छी हो, विटामिन सी रिच डाइट लें। आंवला जैसे अभी बात की, बहुत अच्छा है। इसके अलावा ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आर अ वेरी गुड सोर्स ऑफ फ्लेवोनॉइड्स एंड बहुत अच्छे उसमें मिनरल्स और विटामिन होते हैं, उसको अपनी डेली डाइट में इंक्लूड करें। अदरक इज़ अगेन वेरी गुड, एंड अगर फ्लेम होती है, बलगम रेशा होता है, तो अदरक और हनी का कॉम्बिनेशन वर्क्स वंडर्स। काली मिर्च इज़ अनदर थिंग, और जिनको बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, टू कीप देमसेल्व्स वार्म, वो इन्फ्यूज़्ड वाटर ले सकते हैं। जो सूखी अदरक का पाउडर होता है जिसको हम सोंठ कहते हैं, उसको पानी में इन्फ्यूज़ करके, और वो पानी थोड़े थोड़ा पूरे दिन में ले सकते हैं। दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड। देन दे कैन गो फॉर ड्राइड फ्रूट्स एंड नट्स, जितनी जिसकी मुट्ठी में आ सकते हैं नट्स, हर दिन वो उतने खा सकता है। डिपेंड्स ऑन, अगर कोई और मेडिकल कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है तो इतना आप सब कुछ ले सकते हैं। बहुत सारे ऐसे ड्राइड फ्रूट्स हैं, जैसे मुनक्का है, जैसे छुआरा है, जैसे अंजीर है, इन सबको भी अपने डेली रूटीन में शामिल करें तो ठंड कम लगेगी। केसर इज़ वेरी गुड, केसर इन्फ्यूज्ड कावा बना सकते हैं, विद मिल्क ले सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। यू जस्ट हैव टू रेड योर किचन, एवरीथिंग इज़ देयर, एंड यू कैन टेक द बेस्ट ऑफ। वैसे मुझे अगला सवाल सोचना चाहिए था। आई जस्ट केप्ट मेकिंग मेंटल नोट्स कि क्या क्या रखना है सर्दियों में और क्या क्या खाना है। आयुर्वेद पर से आते हैं लोग, अभी भी आयुर्वेद को फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जल्दी से नहीं मानते। उनको लगता है कि बुखार हुआ है तो सबसे पहले या तो पैरासीटामोल लेनी है या डॉक्टर को दिखाना है। वो ये सोच नहीं पाते कि आयुर्वेद में जाने पर बुखार का इलाज हो पाएगा। आप क्या मानती हैं? ऐसा मैं मानती थी, और ऐसा हम एक्सपीरियंस भी करते थे आज से 4 साल पहले। बट व्हेन वी टॉक अबाउट पोस्ट कोविड एरा, देयर इज़ अ 360 डिग्री टर्न इन द माइंडसेट। जी, पूरा 360 डिग्री टर्न है। अब हमारे पास ऐसे पेशेंट्स आते हैं हु वांट आयुर्वेदा टू बी द फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, क्योंकि उन्होंने इतना हल्दी वाला दूध पी लिया, इतने काढ़े पी लिए कोविड में, एंड दे हैव सीन मिराकुलस रिजल्ट्स ऑल्सो। तो अब हमारे पास ऐसे पेशेंट आते हैं, डॉक्टर साहब अभी ये प्रॉब्लम है, हम इमीडिएटली आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट दे सकते हैं क्या? एंड व्हेन वी रिकमेंड एंड पेशेंट्स टेक, तो वी हैव ऑब्जर्व्ड कि उनका फेथ, कॉन्फिडेंस इन द साइंस एंड द सिस्टम हैज़ ग्रोन लीप्स एंड बाउंड्स। और जब वो देखते हैं कि येस एक्यूट कंडीशन में भी रिजल्ट्स हैं, देन they come to us again and again, and they are banking on Ayurveda. It is no more a dormant science. ऐसा नहीं है कि hibernating science है. It's come up with a full blown energy, और अब लोग इसको फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट भी एक्सेप्ट करते हैं एंड ऑप्ट करते हैं। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि पैरासीटामोल और गिलोय घनवटी अब एक ही लेवल पर खड़े हैं? नहीं, ऐसा है, देखिए हर साइंस की अपनी स्ट्रेंथ होती है और अपनी वीकनेस होती है, एंड आयुर्वेद ये मानता है कि एवरी बॉडी इज़ डिफरेंट। अगर हम एलोपैथी की बात करें तो सभी पेशेंट्स को पैरासीटामोल से भी आराम नहीं आता।
किसी को निमेसुलाइट से आता है, किसी को मेफेनेमिक एसिड से आता है, किसी को पैरासीटामोल से आता है। लाइकवाइज आयुर्वेद में भी किसी को सिर्फ अगर फीवर है तो तुलसी के काढ़े से आराम आ जाएगा, किसी को उससे नहीं आएगा तो गिलोय घनवटी देनी पड़ेगी, किसी को उससे भी नहीं आएगा तो महासुदर्शन घनवटी, या हम आगे हायर उसमें कॉम्बिनेशंस में जाएंगे। तो देर इज़ नो सब्सटीट्यूट, देर इज़ नो पॉइंट इन इक्वेटिंग द एनी टू साइंसेस। तो हमारे पास अगर आयुर्वेद में पेशेंट फीवर लेके आता है तो वी हैव टू टैकल एनी काइंड ऑफ डिजीज़ ऑन मल्टीपल लेवल्स। उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हमारा दोष एनालिसिस होता है, प्रकृति एनालिसिस होता है, एंड मैनी थिंग्स। तो हम परीक्षण भाव हैं आयुर्वेद में, उन पैरामीटर्स पे परीक्षा करके उसके हिसाब से रिकमेंड करते हैं। तो वन शू डजंट फिट ऑल, इट्स नॉट ओनली सिंगल हर्ब गिलोय which is taking care of the fever. There are many more elements. पर हम ये कह सकते हैं कि जैसे अगर हम ये मान रहे हैं कि पैरासीटामोल 12 घंटे में या 4 घंटे में बुखार उतार देगी, तो we have parallel medicines in आयुर्वेद also. हमारे पास है कि हम फीवर को मैनेज कर लें। अभी जैसे आपने कहा कोविड के बाद बहुत कुछ बदला। कोविड में सबसे ज़्यादा लोगों ने काढ़ा बनाना सीखा, और काढ़े को लेकर बड़ी सारी वो भी हैं कि बहुत ज़्यादा काढ़ा नुकसान कर सकता है, गर्मियों में काढ़ा नहीं पीना चाहिए। काढ़ा एक तो होता क्या है और उसको पीने का क्या नियम है? देखिए, काढ़ा एक प्रिपरेशन है, इट इज़ नेम ऑफ अ प्रिपरेशन। उसमें बहुत सारी चीज़ों को हम अकॉर्डिंग टू द स्टेट ऑफ डिजीज़, अकॉर्डिंग टू द एज, अकॉर्डिंग टू द सीज़न, हम उसके कंपोनेंट्स वेरी करते हैं। किसी भी औषधीय द्रव्य को, किसी भी मेडिसिन को, हर्ब को, प्लांट को जब हम एक पर्टिकुलर तरीके से बॉयल करके लेते हैं, उसको बॉयल करने के बाद छान के कंज्यूम करते हैं, तो दैट इज़ अ नेम ऑफ अ प्रिपरेशन, जिसको हम काढ़ा बोलते हैं। कोविड की बात करें तो पेशेंट्स को, लोगों को ये लगा कि हम ज़्यादा काढ़ा पिएंगे तो ज़्यादा ठीक होंगे, जबकि ऐसा नहीं होता। हर चीज़ की एक लिमिट होती है, एक डोज होती है, एक डिफाइंड टाइम होता है लेने का। उसको उन्होंने सरपास करके ओवर एंथुजियास्टिकली ज़्यादा काढ़ा पीते गए, जिसकी वजह से जी, अगर होना भी हो तो ना हो, पर एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। उन्होंने डोज का ध्यान नहीं रखा, उन्होंने टाइमिंग्स का ध्यान नहीं रखा, उन्होंने डोजेज कितनी बार लेना है उसका ध्यान नहीं रखा। जितनी बार घर में काढ़ा मिला है, मुझे भी दे दो, मुझे भी दे दो। तो ओवर एंथुजियास्टिक मैनेजमेंट हमेशा ख़राब करती है। तो पेशेंट्स आए हमारे पास जिनको एसिडिटी की, हार्ट बर्न की, गैस्ट्रिक अल्सर की, सो मच सो पाइल्स की भी शिकायत हुई ज़्यादा काढ़ा पीने से। तो हर कुछ मॉडरेशन में, जो रिकमेंडेड डोज है उसी में लेना चाहिए। ज़्यादा लेने से ज़्यादा फ़ायदा होता है ऐसा नहीं होता। तो अब मौसम के हिसाब से भी काढ़ों का जो कॉम्पोजिशन है वो मॉडिफाई होता है, वो चेंज होता है। सर्दियों में किस तरह का काढ़ा सर्दी से बचा सकते हैं? सर्दियों में आप सर्दी से बचने के लिए आप काली मिर्च, दालचीनी, मोटी इलायची और फिर उसमें थोड़ा गुड़, जिस तरह से हम कावा बनाते हैं, वो वंस अ डे, और वो भी मॉडरेशन में, फ्यू स्पून्स ओनली। इट्स नॉट दैट कि आपको आधा कप या एक कप पूरा ही पीना है, चाय की जगह लेना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो आप घर में जो भी चीज़ें हैं उनसे आप अजवाइन ऐड कर सकते हैं, लौंग ऐड कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। आयुर्वेदिक दवाओं की बात करते हैं। बहुत सारे लोगों को लगता है पुड़िया में आती है, पता नहीं उसमें क्या मिला देते हैं। स्टेरॉइड्स मिलाने का सबसे ज़्यादा आरोप आयुर्वेद पर बार बार लगता है। ये क्यों लगते हैं आरोप? ये अविश्वास क्यों बना हुआ है? ऐसा होता है कि देखिए, हमेशा आप जब भी किसी भी डॉक्टर से मेडिसिन लें तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और आपका राइट भी है ये जानना कि आप क्या ले रहे हैं। हर साइंस में ड्रग डिलीवरी सिस्टम का एक मेथोडोलॉजी होती है। आयुर्वेद में पाउडर्स भी दिए जाते हैं, देन वी हैव काढ़ास, देन वी हैव आसावरिष्ट, देन वी हैव घी प्रिपरेशन, तेल प्रिपरेशंस। ये एक कुप्रचलन था जो और मेडिकल साइंसेज में भी होता है। जो लोग आयुर्वेद को एक ऐसा प्रोजेक्ट करना चाहते हैं या अपनी पर्सनालिटी को ऐसा प्रोजेक्ट करना चाहते हैं कि ये डॉक्टर की पहली पुड़िया में या पहली खुराक में ही आराम आ जाता है, तो वो स्टेरॉइड्स ऐड करते हैं। ऐसा नहीं है कि आयुर्वेद के ही डॉक्टर्स करते हैं, और भी पैथीज़ के डॉक्टर्स ऐसा करते हैं, विच इज़ सो रॉन्ग एंड विच इज़ जस्ट प्लेइंग विद द मैनकाइंड, विच इज़ मतलब इसको मैं बिल्कुल, इसको ये घृणात्मक बात है और इसको मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती।
दैट इज़ वाई कंसल्टेशन प्रैक्टिस इज़ द बेस्ट। जो भी अच्छी कंपनीज़ हैं जिनका बहुत अच्छा R&D है, जिनका एक स्ट्रॉन्ग फुट होल्ड है इंडस्ट्री में, जो 50 साल 100 साल 150 साल से औषध निर्माण कार्य कर रही हैं और जिनका आज भी रिसर्चेस हो रही हैं उन चीज़ों पे, उन कंपनीज़ की दवाइयाँ यूज़ करें और बिना लिखे हुए किसी भी पुड़िया को ना लें। ये मेरा टेक होम मैसेज होगा। बिकॉज़ इससे क्या होता है कि अपयश होता है, अपयश होता है शास्त्र का, हमारे आयुर्वेद का और किसी भी वैद्य का या किसी भी डॉक्टर का जो आयुर्वेद प्रैक्टिस कर रहा है। तो हमारा राइट और हमारी ड्यूटी है कि हम जो भी मेडिसिन है उसको एक पैक्ड फॉर्म में लें, अच्छी कंपनी की लें और खुद ही उसको अनपैक करके, या अगर आपके डॉक्टर भी कर रहे हैं तो आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप मुझे बताएं कौन कौन सी दवाइयाँ हैं, किस कॉम्बिनेशन में मिलानी है, आप मुझे मेरे सामने मिला के दीजिए और वही लेनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ भी पैक करके और कुछ भी दे दिया, विच इज़ वेरी रॉन्ग, और एक्सेप्ट भी नहीं करना चाहिए। ये बात सही है कि कोविड ने आयुर्वेद के प्रति लोगों का रवैया बदला, आयुर्वेद की एक्सेप्टेंस बढ़ी। भारत में मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है जो बाकायदा आयुर्वेद को प्रोपोगेट करता है। एक मंत्रालय होना ये बताता है कि आयुर्वेद कितनी पुरानी, कितनी ऑथेंटिक और मानी हुई चिकित्सा पद्धति है। अभी भी लोग ये कहते हैं कि साइंटिफिक रिसर्च का अभाव है आयुर्वेद। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आयुर्वेद की यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे लाखों रिसर्च पेपर्स हैं, उनके बेसिस पे बहुत सारी मेडिसिनल फॉर्मुलेशंस हैं, बहुत सारे क्लिनिकल ट्रायल्स हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है, बस उसका अभाव ये है कि उसका प्रोजेक्शन नहीं है जितना होना चाहिए। ऑप्टिमम प्रोजेक्शन इज़ नॉट देयर, बट इट इज़ एविडेंस बेस्ड एंड रिसर्च बेस्ड साइंस विच इज़ बीइंग प्रैक्टिस्ड। अगर ऐसा नहीं होता तो ये 5000 साल तक ये शास्त्र टिका नहीं रहता, अभी तक वाइप ऑफ हो चुका होता। बट जो कॉम्बिनेशंस हमारे संहिताओं में या जो हमारे जो बेसिक टेक्स्ट हैं वो 5000 साल पहले लिखे गए, आज भी वो वैलिड हैं। तो अगर अगर ये साइंस बेसलेस होती या ये साइंस का कुछ अस्तित्व ना होता तो इतना स्ट्रॉन्ग फुटहोल्ड इतने वर्षों तक कोई नहीं जमा के रख सकता। आयुर्वेद के जब आपने शुरू में सिद्धांत बताया, आहार के बाद आपने निद्रा का जिक्र किया। आयुर्वेद नींद के बारे में क्या मानता है, किस तरह से उसे देखा जाता है? क्वालिटी स्लीप क्या हो? क्वालिटी स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और एक बहुत अच्छा प्रिंसिपल है आयुर्वेद में। जैसे दिनचर्या है, दिनचर्या मतलब हमें दिन में क्या क्या करना चाहिए, राइट फ्रॉम गेटिंग अप इन द मॉर्निंग टू डूजिंग ऑफ टू स्लीप, उस दौरान क्या करना चाहिए, दिनचर्या के कुछ नियम हैं। ऐसे ही शास्त्र में रात्रिचर्या बताई गई है कि रात में आपको कैसे सोना है, किस ऋतु में कैसे रहना है और कितने घंटे सोना है। ऑन एन एवरेज हमें 8 आवर्स स्लीप इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो 8 घंटे, 24 घंटे में से 8 घंटे सोना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप रात्रि जागरण करते हैं, मतलब रात को जागते हैं, तो हमारे बॉडी में कुछ ऐसे दोष, जैसे वात पित्त कफ, 3 बायोलॉजिकल एंटिटीज़ हैं जो हमारे बॉडी को बैलेंस करती हैं, उनका इम्बैलेंस हो जाता है और उसको बैलेंस करने के लिए फिर हमें दिन में सोना पड़ता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी स्लीप को कैसे रेगुलेट करते हैं, बिकॉज स्लीप पे बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। आपकी जो एक्टिविटी है, आपकी जो एफिशिएंसी है, आपका जो डाइजेशन है, आपकी स्किन है, आपकी आईज़ हैं, आपका ब्रेन फंक्शनिंग है। There are so many attributes which are dependent to a good sleep. So sleep is very very important and on an average one should sleep at least 8 hours a day. और ये again depend करता है कि आप किस प्रकृति के हैं, क्या काम करते हैं। जैसे जो IT प्रोफेशनल्स हैं या जो उनका स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है, तो उनको एक एडिशनल स्लीपिंग आवर अपनी रूटीन में ऐड करना चाहिए। दे शुड स्लीप फॉर एटलीस्ट 9 to 10 hours. बट मुझे लगता है आजकल पॉसिबल नहीं है, बिकॉज आफ्टर गोइंग टू द बेड ऑल्सो लोग 1 घंटा तो स्क्रीन पे होते हैं। आपने कहा Which is ऋतु so के wrong. हिसाब से भी नींद का अलग अलग, मौसम के हिसाब से नींद का मौसम के हिसाब से ऐसा है कि हम रिकमेंड करते हैं कि ग्रीष्म ऋतु में, समर्स में आपको दिन में थोड़ा सा सोना चाहिए, जबकि आयुर्वेद बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता। स्लीपिंग ड्यूरिंग द डे इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड इन आयुर्वेदा, बट ग्रीष्म ऋतु में या समर्स में हम रिकमेंड करते हैं पेशेंट्स को कि आपको थोड़ा सा दिन में सोना है। उसका बेसिक रीज़न यही है कि रात थोड़ी छोटी होती है, दिन थोड़ा लंबा होता है, एंड टू कैच अप द स्लीपिंग आवर्स एंड टू बैलेंस योर एनर्जीज ऑफ द डे एंड नाइट, आपको एक एडिशनल शॉर्ट नैप
समर्स में रिकमेंडेड होती है, जबकि विंटर्स में उसकी शायद ज़रूरत नहीं पड़ती। एंड प्रैक्टिकली हम देखते भी हैं, सर्दियों में हमें दिन में नींद नहीं आती, गर्मी में मन करता है कि हाँ थोड़ा सा खाना जब हमने लंच किया उसके बाद थोड़ी सी एक शॉर्ट नैप हो जाए। जैसे आपने कहा कि आयुर्वेद दिन की नींद ऐसे एज सच रिकमेंड नहीं करता है, हम पावर नैप बहुत सुनते हैं, उसको किस तरह से देखा जाए फिर? पावर नैप इज़ जस्ट दैट कि आफ्टर लंच, क्योंकि हमारा जो पेट है वो भरा होता है, कफ का प्रकोप होता है जैसे आयुर्वेद में, तो आप एक चेयर पे एक शॉर्ट नैप ले लें विच इज़ वेरी रिफ्रेशिंग, और या आप डेस्क पे हेड डाउन करके अपना 5-10 मिनट की नैप ले रहे हैं एंड यू फील रिजुविनेटेड बिकॉज योर सिस्टम गेट्स बैलेंस्ड। तो दैट पावर नैप कैन बी टेकन। और अगर आप बेड पे सो रहे हैं तो लेफ़्ट साइड करवट लेके आप थोड़ा सा सो सकते हैं, वो आप फॉलो कर सकते हैं। तो सोने की पोजीशन भी? सोने की पोजीशन खाने के बाद इम्पॉर्टेंट होती है। लेफ़्ट करवट लेके हम उसको वाम पार्श्व ऐसा बोलते हैं आयुर्वेद में टेक्निकली, तो वाम पार्श्व पे लेटना चाहिए। और रात के खाने के बाद शतपदी 100 कदम चले बिना, मतलब इतना स्ट्रॉल करके फिर ही बेड पे जाना चाहिए। उस वक्त आप किसी भी पोजीशन में जो आप नहीं, अगर आपने खाना खाया और उसके बाद सो रहे हैं तो फिर थोड़ी देर लेफ्ट लेटरल पे सोइए और उसके बाद फिर नॉर्मल पोजीशन में जो भी आपको कंफर्टेबल पोजीशन है आप सो सकते हैं। ओके, सोचिए आयुर्वेद किस तरह से डिज़ाइन किया गया होगा कि सोने जागने के नियम के साथ साथ उनके तरीके, उनके पैटर्न भी आज से कई हज़ार साल पहले डिफ़ाइन कर दिए गए होंगे। नॉनवेज को आयुर्वेद ने डिफ़ाइन किया क्या मैम? नॉनवेज भी इंक्लूडेड है आयुर्वेद में, बट एज मेडिसिन, एंड जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं उनके लिए स्पेशल रिकमेंडेशंस हैं कि उसको किस तरह से प्रोसेस करके खाना है, कितनी मॉडरेशन में खाना है, और किस सीज़न में कौन सा खाना है, ये सब कुछ मेंशन्ड है। नॉनवेज खा सकते हैं? नॉनवेज ले सकते हैं, बट मैंने जैसे बताया प्रकृति के अनुसार, देश के अनुसार। अब जैसे यहाँ पे अगर हम दिल्ली की बात करें तो यहाँ पे कौन सा नॉन वेजिटेरियन फूड हमें साथ में है या रिकमेंडेड है, दैट इज़ डिफरेंट फॉर जो कोस्टल एरियाज़ में है वहाँ पे डिफरेंट होगा। फिर अपनी जो बॉडी टाइप है जिसको हम प्रकृति कहते हैं, अब टू शेयर विद ऑल ऑफ़ यू, एक बहुत बड़ा अभियान भारत सरकार ने आयुष मंत्रालय के थ्रू अभी एक लॉन्च हुआ है रिसेंटली, इसी धन्वंतरी जयंती में पीएम मोदी सर ने लॉन्च किया उसको, जिसको हम प्रकृति परीक्षण, जैसे हमें अपना ब्लड ग्रुप मालूम होता है हम ए हैं या बी हैं या ए बी हैं या ओ हैं, पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं, उसी तरह से हम सभी को अपना एक प्रकृति एनालिसिस कराना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि हमें एक अपने अपने बारे में मालूम होना चाहिए कि हमें कौन सा खाना खाना चाहिए या कौन सा नहीं खाना चाहिए। दैट ऑल हैज़ टू बी कस्टमाइज्ड। सो वो खाने में वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन भी सभी चीज़ें जो है उस इंक्लूड होती हैं, विच कैन बी डिफाइंड आफ्टर प्रकृति एनालिसिस। परीक्षण मतलब वात पित्त कफ या किस तरह की आपकी? यस, दैट इज़ द बेसिक इननेट इनहेरेंट कॉन्स्टिट्यूशन। जब कोई भी व्यक्ति पैदा होता है, कोई भी बच्चा पैदा होता है, एक तो उसकी जन्म की प्रकृति होती है और एक एक्वायर्ड। एज वन ग्रोज यू टेंड टू हैव सो मेनी इन्फ्लुएंसेस, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस होते हैं, तो उस अकॉर्डिंग आपकी प्रकृति डिफाइन होती है, एंड अकॉर्डिंगली ही हमें आके अपने आप को कैसे कैरी करना है वो भी हमें उसी अकॉर्डिंग देखना होता है। मोटे तौर पे अगर मैं पूछूं, वैसे ये बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम है कि वात प्रकृति वाली बॉडी कौन सी है, पित्त कौन सी है, कफ, लेकिन अगर कुछ मोटे मोटे की पैरामीटर्स हो जिससे लोग अंदाज़ा लगा सकें? उसके बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, एंड इट्स आई कैन टॉक अबाउट इट फॉर आवर्स टुगेदर। तो जैसे उसके बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं, जैसे आपके बाल कैसे हैं, आपकी आइज़ कैसी हैं, आपकी स्किन कैसे हैं, आपका बॉडी स्ट्रक्चर कैसे है, आपकी डाइट कैसे है, एंड आप किस तरह की एक्टिविटीज़ पसंद करते हैं, या आपकी गेट कैसी है, चाल कैसी है, और आपके उठने बैठने का तरीका कैसे है, आपकी बातचीत का तरीका कैसे है, ऐसे बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं फॉर प्रकृति एनालिसिस। उस बेसिस पे हम परसेंटेज कैलकुलेट करके देन वी डिफाइन कि इस पर्टिकुलर व्यक्ति की ये प्रकृति है। तो क्या, चलिए ये तो आपने कहा कि एक बड़ा ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, क्या ये मान लें हाइपोथेटिकली कि किसी को मालूम है कि मेरी जो बॉडी की प्रकृति है वो वात है या पित्त है, उनको क्या क्या चीज़ें नहीं करनी होती हैं, ऐसा कुछ है?
उनको देखिए बहुत बहुत रूखा खाना नहीं खाना, बहुत ज़्यादा जिसकी बात की प्रकृति, क्योंकि उससे वायु बढ़ेगा। बहुत ठंडा खाना नहीं खाना, उनको रात को बिल्कुल नहीं जागना चाहिए, उनको थोड़ा सा वार्म एटमॉस्फेयर में रहना चाहिए। ऐसे बहुत सारे रिकमेंडेशंस हम उनको डाइट, लाइफस्टाइल एंड प्रोफेशन रिलेटेड दे सकते हैं। जैसे जिसकी बात प्रकृति है उसको हम फील्ड मार्केटिंग जॉब एडवाइस करेंगे, क्योंकि वो बंध के नहीं रह पाएगा एक चैम्बर में। तो उनको हम जो फील्ड वर्क ऐसी जॉब्स रिकमेंड करते हैं जो कि भाग दौड़ करने वाली हैं, एंड दे वुड एन्जॉय डूइंग दैट। और उसी तरह से कफ प्रकृति है जिसको बैठ के ही मैनेजमेंट करना पसंद है, उनको अगर आप बाहर जाने के लिए बोलेंगे तो दे विल गेट इरिटेटेड। तो इस तरह से हम रिकमेंड करते हैं बहुत सारी चीज़ें कि आपको प्रोफेशन कैसा आपको चूज़ करना चाहिए। एंड मतलब हमारी जो प्रकृति के बेसिस पे हम बहुत कुछ फोर्स ही कर सकते हैं, रिकमेंड कर सकते जैसे हैं। आपने कहा पूरी किताब लिखी जा सकती है जी सिर्फ प्रकृति पर। ऑलरेडी हैं ऑलरेडी हैं मैनी ऑफ देम। फिर भी मैं कोशिश करूंगी आपसे पूछने की कि कफ प्रकृति जिसकी है उसे क्या नहीं खाना चाहिए। कफ प्रकृति को जैसे उड़द की दाल है, राजमा है, जो कि हैवी चीज़ें होती हैं, जैसे उसको दूध और दूध से बनी चीज़ें जैसे पनीर है, जैसे मिठाइयाँ हैं, वो सब चीज़ें नहीं खानी चाहिए। मैदा की चीज़ें नहीं खानी चाहिए। उनको लाइट इजीली डाइजेस्टिबल वार्म फूड लेना चाहिए, ठंडा नहीं खाना चाहिए। इस तरह की रिकमेंडेशन हम उनको दे सकते वाले हैं। बच्चे पित्त उनको खट्टा तला हुआ, ज़्यादा मिर्च मसाले नहीं खाने चाहिए, ज़्यादा चाय कॉफ़ी नहीं लेनी चाहिए, जिससे कि पित्त दोष अगर बॉडी में बढ़ता है। उनको गर्म चीज़ें नहीं खानी चाहिए, ऐसी चीज़ें जो बेसिकली ठंडक देती हैं बॉडी को, उनको वो चीज़ें लेनी चाहिए। हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको थोड़ी थोड़ी ग्लिम्स दे सकें, इसके ज़रिए आप सब कुछ तो नहीं जान पाएंगे, लेकिन मुझे आपसे बात करते हुए इतना मज़ा आ रहा है कि कितने सारे नोट्स बनाए जा सकते हैं। आई एम श्योर व्यूअर्स के मन में बहुत से सवाल होंगे आयुर्वेद को लेकर। अब एक सवाल ये है कि जो लोग सिर्फ एलोपैथी पर रहे हैं अभी तक, उन्हें लगता है कि अब आयुर्वेद हमें असर नहीं करेगा या हम जाएंगे इसकी तरफ तो पता नहीं कितने समय में नतीजा आएगा, बहुत पुरानी बीमारी है या बहुत नई बीमारी, उसको लेकर भी अलग अलग नियम हैं। आप क्या सलाह देना चाहेंगे लोगों? देखिए, अब तक आयुर्वेद के पास ऐसे लोग आते थे इतनी मोटी फाइल्स लेके, एंड एवरी केस वाज अ चैलेंज कि हमने सुना है कि इसका आयुर्वेद में इलाज है, आप देखिए ये ऐसे लोग भी आते होंगे जो कहते होंगे इसका एलोपैथी में कोई इलाज नहीं है। ऐसे भी आते हैं, बिकॉज वो 10 साल 14 साल 15 साल एलोपैथी लेके थक जाते हैं, तो उनको लगता है इसके साइड इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं, या घर परिवार दोस्त रिश्तेदारों में पता चल जाता है कि इसके ये साइड इफ़ेक्ट्स हैं, फिर उनकी आंखें खुलती हैं और हमारे पास आते हैं। देखिए, आयुर्वेद में 2 तरीके के लोग आते हैं। एक तो जो क्रॉनिक प्रॉब्लम्स है बहुत ज़्यादा, और एक आती है सीवियर प्रॉब्लम्स, जो मतलब फैली हुई बिगड़ी हुई कंडीशंस, ऐसे हमारे पास पेशेंट ज़्यादा आते हैं। अब जैसे मैं एग्जांपल दूं, मेरे पास पेशेंट्स आते हैं जो हम 10 साल से, हमें हाइपोथायरॉयडिज्म है और हम थायराइड की मेडिसिन रोज़ सुबह उठ के खाली पेट लेते हैं। 25 माइक्रोग्राम से शुरू हुई और आज 150 माइक्रोग्राम ले रहे हैं। 15 साल हो गए। दैट इज़ अ चैलेंज, एंड आई एम वेरी हैप्पी टू शेयर कि ऐसे मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो थायराइड की मेडिसिन आज की डेट में ना आयुर्वेद की ले रहे हैं ना एलोपैथी की ले रहे हैं। फर्स्ट डे पेशेंट का ये क्वेश्चन होता है कि 150 माइक्रोग्राम्स हम ले रहे हैं, 15 साल से ले रहे हैं, आपकी दवाइयों से कब तक ठीक हो जाएगा? एंड आई सिंपली लुक एट देम एंड टेल, आप मुझे बताओ आप कितनी देर में ठीक करना चाहते हो। आई डोंट मेक एनी फॉल्स एंड टॉल क्लेम्स, बट मैं पेशेंट को सिर्फ इतना कहती हूँ कि 1 साल का 1 महीना दे दीजिए तो 15 महीने में ठीक हो जाए, होने की उम्मीद है। तो सामने से पलट के जवाब आता है मैम 15 महीने लग जाएंगे। जो 15 तो साल फिर मुझे लगा ये कर आए। बोलना पड़ता है जबरन कि व्हाट इज़ लॉन्गर लेंथ ऑफ टाइम, 15 साल या 15 महीने। तो कुछ लोग पेशेंट होते हैं, दे इनिशिएट द ट्रीटमेंट, एंड बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो आज की डेट में बिल्कुल ठीक है, रिपीटेडली इन्वेस्टिगेशंस कराने के बाद भी उनकी थायराइड लेवल्स एंड TPO लेवल्स आर नॉर्मल। तो दैट इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ आयुर्वेदा। ये कहा जाता है कि आयुर्वेद बीमारी को जड़ से खत्म करने पर काम जी करता है। बिल्कुल बिल्कुल, दैट्स एब्सोल्युटली राइट। एंड आयुर्वेद में एक ये बहुत अच्छी खासियत है कि रिलैप्सेस एंड रिकरेंस इज़ नॉट देयर।
ऐसा नहीं है कि आप मेडिसिन छोड़ देंगे, उसको भी छोड़ने का भी एक तरीका है। हम उसी तरह से पेशेंट को कंडीशन करते हैं कि आपको एब्रप्टली नहीं छोड़नी है, आपको कैसे छोड़नी है वो भी हम बताएंगे, एंड वी फॉलो द सेम प्रोटोकॉल। तो अगर हम उसको प्रॉपर तरीके से लें और प्रॉपर तरीके से छोड़ें तो रिलैप्सेस आर नॉट देयर, दोबारा रिलैप्सेस नहीं होते, एंड पेशेंट्स की आयुर्वेदिक मेडिसिन भी छूट जाती हैं। मतलब वो मेडिसिन इज़ नॉट देयर कि आपको कोई प्रॉब्लम है तो आपने एक मेडिसिन स्टार्ट की और वो उम्र भर लेते रहें, बिकॉज मेडिसिन की तरह लेने, डोंट मेक मेडिसिन एज योर फूड, वो खुराक नहीं है। क्वेश्चन, जैसे बहुत सारी बीमारियां हैं, हार्ट डिजीज़ है, डायबिटीज़ है, जिसमें एलोपैथी में तो लॉन्ग लाइफ चलती हैं दवाइयां, और आपने एक बार शुरू किया तो फिर जीवन पर्यंत चलेंगी। ऐसा क्या संभव है कि आयुर्वेद में डायबिटीज़ का मरीज़ आए या दिल का मरीज़ आए, उसकी दवा छूट जाए? देखिए, उसमें फिर मैं बताऊंगी कि क्रॉनिसिटी और सिवियरिटी क्या है, उसके बेसिस पे है। एंड जैसे इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ है, जुवेनाइल डायबिटीज़ जिसको हम बोलते हैं यूजुअली, तो वो जो टाइप 1 डायबिटीज़ है वो हम बहुत अच्छे से उसको कंट्रोल कर सकते हैं, बट उसमें इंसुलिन की डोज रिड्यूस हो जाती है, बट पूरी कई बार नहीं जाती। जब दूसरी, अगर पहले कोई भी मेडिसिन नहीं चल रही है एंड पेशेंट कम्स टू अस फ्रेश, जैसे नया पेशेंट अभी रिसेंटली डायग्नोज डायबिटीज़ है, तो बहुत अच्छा रिस्पांस है, हमें ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स पे या एलोपैथिक मेडिसिन पे नहीं जाना पड़ता। और कुछ ऐसे भी मरीज़ हैं जो ले रहे हैं पर लाइफस्टाइल फॉलो नहीं कर रहे, डाइट फॉलो नहीं कर रहे, दे आर जस्ट पॉपिंग इन द पिल्स कि मैं ये खा लूँगी या खा लूँगा तो मेरी शुगर कंट्रोल रहेगी। तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, डाइटरी रिकमेंडेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, एंड वी शुड इंश्योर कि पेशेंट उसको कंप्लाई करे, उसको फॉलो करे। एट द सेम टाइम साथ में अगर मेडिसिन एज एडजुवेंट एंड सप्लीमेंट्स हम देते हैं तो एलोपैथिक मेडिसिन भी छूट जाती हैं, एंड इट इज़ वेरी वेल कंट्रोलेबल। ओके, आखिरी सवाल, आयुर्वेदिक दवाओं के साथ ऐसा बहुत परसेप्शन है कि बहुत सारी चीज़ें जो खाने की हैं वो बंद करनी पड़ती हैं या डाइट को बहुत मॉडिफाई करना पड़ता है, सो टू से रिस्ट्रिक्ट करना पड़ता है, ये धारणा कितनी सही है? ये धारणा नहीं है, ये सत्य है, पर बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती हैं। डिपेंड करता है कि आपकी मेडिसिनल रिस्ट्रिक्शंस क्या हैं और आपकी डिज़ीज़ की वजह से रिस्ट्रिक्शंस क्या हैं। अगर हम वो चीज़ें थोड़ा सा हम अपने आप को कंट्रोल कर लेते हैं या रिस्ट्रिक्ट कर लेते हैं तो ऑल बेनिफिट गोज़ टू द पेशेंट ओनली, क्योंकि उससे क्या होता है, सफरिंग, नंबर ऑफ मेडिसिन, ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट एंड मनी, ये सब चीज़ें रिड्यूस हो जाती हैं। और अगर आप परहेज़ नहीं करेंगे तो ये सब चीज़ें मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो द बेनिफिट ऑफ रिस्ट्रिक्शंस एंड द बेनिफिट बहुत ज़्यादा नहीं होती हैं, बेसिक कंसेप्ट्स होते हैं जो हम पेशेंट्स को समझा देते हैं कि क्यों आपको ये रिस्ट्रिक्ट करनी है, एंड पेशेंट्स एक्सेप्ट एंड दे फॉलो। तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा है, मॉडरेशन में है, विच आर ईजिली प्रैक्टिकली पॉसिबल। बिल्कुल, इलाज की जो भी पद्धति आप अपना रहे हैं, अगर आप उसे इन लेटर एंड स्पिरिट फॉलो करते हैं तो जाहिर है नतीजे बेहतर आएंगे, नतीजे सटीक आएंगे। बस एक बार भरोसा करके देखने की ज़रूरत है। और वैसे भी कहा जाता है कि अगर डॉक्टर पर भरोसा हो तो मरीज़ आधा ऐसे भी ठीक हो जाता है। आयुर्वेद की एक बहुत बड़ी दुनिया है जिसे हम इस पॉडकास्ट में तो नहीं समेट सकते। आपके बहुत सारे सवाल होंगे, उन्हें आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में भेजिएगा, हम उनके जवाब देने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर प्रीति के ज़रिए हमने एक छोटी सी इंसाइट देने की आपको कोशिश की है। थैंक यू सो मच मैम। मैं इसको और 2 घंटे चला सकती हूँ, देयर इज़ नो एंड टू इट, बट थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू, थैंक्स फॉर द अपॉर्चुनिटी।